साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और हम लेकर के आ गए हैं भौतिक विज्ञान के वन लाइनर वीडियो के माध्यम से अध्याय तरंग। जी हाँ, आज हम वेव्स के विषय में पढ़ेंगे। यह अध्याय मैं आरंभ में ही आपको बता दूं बिना किसी भूमिका के कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सभी प्रश्नों को नोट करना है और काफी लेंथी भी है। आइए पहला बिंदु देखते हैं कि तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। और साथियों तरंगें दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक यांत्रिक तरंगें और नंबर दो अयांत्रिक तरंगें। अगर मैं यहां बोलना चाहूं अपनी भाषा में आपको बताऊं, यांत्रिक तरंगें जिन्हें यंत्र की आवश्यकता हो, जिन्हें किसी मीडियम की आवश्यकता हो, जो बिना मीडियम के चल ही नहीं सकती। आप ऐसे समझे वो यांत्रिक हैं। मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स आपने सुने होंगे, वही हैं अयांत्रिक तरंगें जो बिना किसी माध्यम के चले। दो प्रकार की तरंगें पढ़ी हैं, इन्हीं के विषय में विस्तार से बातचीत हम कार्यक्रम में करेंगे, आज की वीडियो में करेंगे। दूसरा है कि वे तरंगें जिन्हें किसी माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है कहलाती हैं। जवाब है यांत्रिक तरंगें। तीसरी बात देखें, वे तरंग जो बिना माध्यम के भी संचारित हो सकती हैं, साथियों उन्हें कहते हैं अयांत्रिक तरंग, नॉन मैकेनिकल वेव्स। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? नंबर एक अनुप्रस्थ तरंगें और नंबर दो अनुदैर्घ्य तरंगें। अगर हम बात करें कि माध्यम के कणों के समांतर दिशा में संचारित होने वाली किरणें होती हैं, तरंगें होती हैं, तो साथियों ये होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें, जो किसी भी मीडियम के जो अणु हैं या कण हैं उनके समांतर गति करें तो वह अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। और यदि छठे बिंदु में माध्यम के कणों के लंबवत गति करती हैं या संचारित होती हैं तो साथियों ये होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। आइए आगे देखते हैं। यांत्रिक तरंगों के उदाहरण बताइए, या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। जैसे वायु तरंगें हैं, भूकंप तरंगें हैं, स्प्रिंग तरंगें हैं या ध्वनि तरंग हैं, जो साउंड वेव हैं, ये भी यांत्रिक तरंगें होती हैं। अयांत्रिक तरंगें कौन सी हैं? आठवां महत्वपूर्ण बिंदु है। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स में जितनी भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, अल्फा, बीटा, गामा, अवरक्त, माइक्रोवेव है या पराबैंगनी है, और सभी तरंगें आपकी अयांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। अयांत्रिक तरंगें यानी कि जो निर्वात में भी गति करती है, जिन्हें मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती है। नौवां महत्वपूर्ण बिंदु है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें अयांत्रिक तरंग हैं। कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग किसी भी माध्यम के बिना भी संचारित होती है। माध्यम की आवश्यकता विद्युत चुंबकीय तरंगों को नहीं होती। 10वां महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति होती है साथियों प्रकाश के बराबर। जी हां, जो लाइट की चाल है, जो लाइट की गति है, वही गति होती है सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी? अयांत्रिक तरंगों की। 11वां बिंदु देखें कि सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति की तरंगें हैं। प्रश्न दो हैं। एक प्रश्न है कि सबसे अधिक आवृत्ति होती है, तो जवाब देंगे गामा किरणों की। और अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम आवृत्ति होती है, तो आप जवाब देंगे रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगें वही हैं जिसके माध्यम से आप रेडियो सुनते हैं, एफएम सुनते हैं। आवृत्ति का घटता क्रम यदि कोई कुछ भी पूछे तो आप प्रश्न संख्या 11 के नीचे देखें, आवृत्ति का घटता क्रम दर्शा दिया गया है। और यह सभी की सभी अयांत्रिक तरंग हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। गामा किरणें, गामा किरणों की आवृत्ति मैक्सिमम है, उनसे कम होती है बीटा किरणों की। बीटा किरणों से, बीटा तरंगों से कम आवृत्ति अल्फा तरंगों की है। अल्फा से कम है एक्स रेज, फिर है पराबैंगनी, फिर हैं दृश्य किरणें। दृश्य किरणें केवल वो हैं जिसमें मनुष्य देख पाता है। अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव और रेडियो। रेडियो भी दो हैं, एक एफएम और एक एएम। तो यहां सबसे कम रेडियो की हुई और सबसे अधिक गामा किरणों की। आइए साथियों आगे देखते हैं। 12वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि मानव नेत्र देख सकता है।
तो आपको मैं बता दूं कि मनुष्य केवल दृश्य प्रकाश को देख सकता है, जो दृश्य किरणें हैं उनको देख सकता है, और वो भी उन्हें कि जिनकी तरंग दैर्ध्य केवल 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य होगी। तो आप लिख लीजिएगा कि मनुष्य की आंखें केवल इसी प्रकाश को देख सकती हैं जिसका तरंग दैर्ध्य 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य हो। अगर हम बात करें 13वें बिंदु की कि अल्फा बीटा गामा किरणें अदृश्य हैं और ये रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होती हैं। आप आगे पढ़ेंगे जो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता एक अध्याय आएगा जिसमें मैडम क्यूरी द्वारा खोज की गई, हम पढ़ाएंगे आपको। तो अल्फा बीटा गामा ये रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं उनसे उत्सर्जित होती हैं और ऐसे तत्वों को शीशे के कंटेनर में रखा जाता है। शीशा यानी कि लेड अर्थात पीबी, जिससे उनका जो उत्सर्जन है उसको वो ऑब्जर्व कर ले, क्योंकि रेडियो एक्टिव किरणों का सबसे अच्छा अवशोषक शीशा है। यही प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे तत्वों को रखा जाता है, तो जवाब रहेगा शीशा या लेड के कंटेनर में। 14वां प्रश्न देखें कि सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, कई बार प्रश्न आया है, जवाब रहेगा गामा किरणों का। अगर हम 15वें प्रश्न पर ध्यान दें कि गामा किरणों की खोज किसने की, तो यहां पॉल विलार्ड या बैकुरल ने, आपको दोनों उत्तर मिल जाएंगे। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, यहां मैंने आपको दोनों नाम दे दिए हैं कि पॉल विलार्ड या बैकुरल, इन्होंने खोज की गामा किरणों की। 16वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किन किरणों का प्रयोग होता है। तो साथियों, कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है गामा किरणों का। 17वां बिंदु है बीटा किरणों की खोज किसने की। हम सब जानते हैं, हमने नाम पढ़ा है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने खोज की बीटा किरणों की। आइए आगे देखिएगा। 18वां बिंदु है एक्स किरणें किसने खोजी। एक्स किरणें वही हैं जो हम एक्सरे कराते हैं, हड्डी के टूटने पर जो एक्सरे होता है वही एक्स किरणें हैं, उसी का प्रयोग होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि एक्स किरणों की खोज किसने की, जवाब है रोंटगन ने। वेरी इंटरेस्टिंग है 19वां सवाल कि भौतिक विज्ञान में पहला जो नोबेल सम्मान दिया गया था वो रोंटगन को ही मिला था 1901 में, और वो 1901 का नोबेल सम्मान भौतिक विज्ञान का एक्स रे किरणों की खोज के लिए ही था। यह प्रश्न यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा गया है कि रोंटगन को 1901 के प्रथम नोबेल सम्मान भौतिक विज्ञान किसकी उपलब्धि के लिए दिया गया, किसकी खोज के लिए दिया गया। तो साथियों, यह किसके लिए था, एक्स किरणों की खोज के लिए। 20वां सवाल देखेंगे आप कि एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक है, जवाब है बेरियम। कई बार जो लगातार एक्सरे डॉक्टर्स करते हैं तो उनके लिए भी एक्स किरणें घातक होती हैं। ये मैं आपको बता दूं यहाँ कि जो एक्स किरणें या जो एक्सरे डॉक्टर्स करते हैं वो अपनी पॉकेट में, अपने कोट की जेब में छोटी छोटी साबुन की टिक्की की तरह 2 बेरियम की टिक्की रखते हैं। कारण क्या है कि जब एक्सरे करें तो एक्सरे उनके संपूर्ण शरीर को प्रभावित ना करें और जो उनकी पॉकेट में रखा हुआ बेरियम है वो उसको ऑब्जर्व कर ले। तो जो बेरियम है वो बहुत अच्छा अवशोषक है, तो जो एक्स किरणें हैं वो संपूर्ण शरीर को प्रभावित ना करके सीधा बेरियम उनको शोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब हम अपनी आहार नाल का एक्सरे कराएं, जब हम अपनी आहार नाल का एक्सरे कराएंगे तो डॉक्टर्स द्वारा बेरियम का जो पेस्ट है उसका लेपन कर दिया जाता है। क्या कारण है उसका? उसका कारण भी यही है कि जिससे जो एक्सरे है वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ आए और जो अंदर कोई भी गंभीर बीमारी है उसका पता लगाया जा सके। तो बेरियम बहुत अच्छा अवशोषक है एक्स किरणों का। आगे देखते हैं 21वां बिंदु, पराबैंगनी किरणों की खोज की। जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान से सुने। पराबैंगनी किरणों की खोज की जॉन रिटर ने। 22वां बिंदु है कि पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं। अब तक केवल हमने पराबैंगनी किरणें पढ़ी हैं, चाहे वो भौतिक विज्ञान में आ जा रही हैं, चाहे वो केमिस्ट्री में हम पढ़ें, चाहे वो हमारा भूगोल के जो वायुमंडल है वहाँ पराबैंगनी किरणों के विषय में ओजोन परत को लेकर चर्चा होती है। परंतु आप ध्यान से सुने कि पराबैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेस 3 प्रकार की हैं।
UVA अर्थात अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B एंड अल्ट्रावायलेट C। पराबैंगनी किरणें A, पराबैंगनी किरणें B और पराबैंगनी किरणें C। आगे देखें 23वां बिंदु है कि इनमें मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। तो जो अल्ट्रावायलेट A हैं, पराबैंगनी किरणें A और पराबैंगनी किरणें C, ये बहुत डेंजरस हैं अपने ह्यूमन बॉडी के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए। परंतु जो 24वां बिंदु है यहां ये बताता है कि मनुष्य के शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। यह किस कारण से होता है? तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं पराबैंगनी किरणें बी, अर्थात अल्ट्रावायलेट ए बी सी में जो इंपोर्टेंट हैं, जो अच्छी हैं, वो हैं अल्ट्रावायलेट बी। ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस से जो मनुष्य को गंभीर बीमारी होती है, लेकिन वहीं ये कह रहे हैं कि पराबैंगनी किरणें जो बी हैं वो बहुत अच्छी हैं मनुष्य में विटामिन डी के उत्पादन के लिए। आइए आगे देखते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। 25वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि समताप मंडल में स्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। यह पराबैंगनी किरणों को करती है। जब हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, वायुमंडल आता है, तो वहाँ जो स्ट्रेटोस्फीयर हम समताप मंडल को पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है कि जो ओजोन लेयर है, जिसको हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हुई एक चादर का कार्य करती है, ओजोन परत, यह आने वाली पराबैंगनी किरणों को, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं प्रकाश में, उनको ऑब्जर्व कर लेती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब अगर ये ना रोके तो अगर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो मित्रों, हमें मनुष्यों को या पशुओं पक्षियों को कैंसर होता है, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस जो हैं वो घातक किरणें हैं। लेकिन वहीं ये भी ध्यान रखें कि अल्ट्रावायलेट बी यदि ना आए तो उनके बिना हमारा शरीर विटामिन डी का प्रोडक्शन भी नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न देखें कि मुद्रा नोट की प्रमाणिकता के लिए प्रयोग करते हैं पराबैंगनी किरणों का, यह देखने के लिए कि जो नोट है वो असली है या नकली है, इसके लिए भी अल्ट्रावायलेट रेस का प्रयोग होता है। 27वां प्रश्न मैं बता भी चुका हूं, वही बात आई यहां कि पराबैंगनी किरणें किस रोग को उत्पन्न करती हैं? तो साथियों, त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों से होने वाला रोग है। 28वां सवाल देखें, अवरक्त किरणों की खोज की विलियम हर्शेल ने। अवरक्त किरणें क्या है? 29वें बिंदु आपको क्लियर कर देगा कि वे सभी वस्तुएं जिनका तापमान परम ताप से अधिक होता है, उनसे उत्सर्जन होती हैं अवरक्त किरणें। 30वां बिंदु कहां प्रयोग होता है? रात्रि में देखने के जो चश्मे हैं उनमें प्रयोग किया जाता है अवरक्त किरणों का, यानी कि जो रात में ग्लासेस हम प्रयोग करते हैं, जो रात में हम गूगल्स का प्रयोग करते हैं, स्पेक्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, उनमें अवरक्त किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, 31वां बिंदु देखेंगे आप, रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणाली में प्रयोग होता है। तो साथियों, माइक्रोवेव्स या रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है दूरदर्शन और रेडियो में। 32वां सवाल है कि माइक्रोवेव या रेडियो तरंगों की जो आवृत्ति का परास है वो कितना होता है? तो यह 500 किलोहर्ट्ज से 1000 किलोहर्ट्ज के मध्य होता है। 33वां प्रश्न, ये मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहूँगा कि जो आज हम रेडियो के स्टेशन बदलते हैं या आप FM देखते हैं, आप FM पे देखेंगे 100.1 या 92.3, ये परास के अंतर्गत आने वाली FM की फ्रीक्वेंसी है। AM जो AM है, जो आयाम मॉड्यूल है और एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल है। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल जो आवृत्ति मॉड्यूल है, और AM आयाम मॉड्यूल है। इन दोनों में अंतर है। जो आयाम मॉड्यूल है उसका परास जो होगा वो होगा 530 किलोहर्ट्ज से 1710 किलोहर्ट्ज तक। और यदि FM की बात करें, जो बिंदु 34 बताता है कि FM का जो है वो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक है। अर्थात किसी भी FM रेडियो का स्टेशन ये नहीं बोलेगा कि हम 108.5 मेगाहर्ट्ज से बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 108 मेगाहर्ट्ज जो उसकी अंतिम बिंदु है, वो लास्ट है। तो 108 से नीचे और 88 मेगाहर्ट्ज से ऊपर
FM जो रेडियो के बजते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब वो 98.1 हो, 90.2 हो, 100.1 हो, 102.6 हो, ये सब FM के स्टेशन हैं। परंतु ये जो वर्क करेंगे वो केवल 88 से 108 के बीच करेंगे। आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से टेलीविजन की तरंगों का की एक परास है, वह 54 मेगाहर्ट्ज से होता है 890 मेगाहर्ट्ज तक। जितने भी टेलीविजन के चैनल चल रहे हैं उन सभी चैनलों की फ्रीक्वेंसी केवल 54 से लेकर के 890 के मध्य ही कार्य कर सकती है। 36वां सवाल देखें, रडार। रडार क्या है? रडार की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, रेडियो डिटेंशन एंड रिंगिंग में प्रयोग होता है। अर्थात इसमें जो रडार है उसमें कौन सी तरंगें काम करती हैं, उसके अंदर भी माइक्रोवेव या रेडियो तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं आगे। 37वां महत्वपूर्ण बिंदु है लेजर। जो CPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है UPSC के थ्रू, उसमें लेजर की फुल फॉर्म पूछी गई थी। यहां मैंने लेजर और मेजर दोनों को ही खोल दिया है, आप दोनों को अच्छे से लिख लें। इसके अलावा आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे, पूरे जो वेव्स का आपका चैप्टर है, अध्याय है, इसमें सवाल नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं छोड़ा गया है। 37वां बिंदु है लेजर, LASER, अर्थात लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। तो हम लेजर का प्रयोग करते हैं CD रिकॉर्डिंग में, 3D फोटोग्राफी में और गुर्दे की पथरी तोड़ने के लिए। जैसे कहते हैं कि जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है, तो दूरबीन से ऑपरेशन का मतलब है कि वहां भी लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। 38वां सवाल है मेजर क्या होता है? MASER की फुल फॉर्म यहां देख लीजिएगा, इसमें है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, केवल अंतर है लाइट का और माइक्रोवेव का। इन दोनों को आप नोट कर लें। 39 क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन। सब जानते हैं जिसमें खाना गर्म करने के लिए हम रख देते हैं, जो ओवन होता है जिसमें आप पेटीज रख देते हैं, गर्म हो जाती है, का जो प्रयोग है वो किया जाता है। और इसमें केवल ऊष्मा का प्रयोग होता है खाद्य पदार्थों को गर्म करने के लिए। इसमें जो बर्तन हैं कई बार ऐसे रखे जाते हैं कि बर्तन गर्म नहीं होता, उसके अंदर रखा हुआ खाना केवल गर्म हो जाता है। तो कारण वही है, केवल खाद्य पदार्थ को गर्म करने के लिए जो ऊष्मा है वो माइक्रोवेव ओवन में काम होती है और माइक्रोवेव जो किरणें हैं वही इसमें कार्य करती हैं। अगर हम 40वां बिंदु देखें, अंतिम प्रश्न है कि विद्युत सिग्नल की ऊर्जा या आयाम की वृद्धि करने वाला यंत्र कहलाता है प्रवर्धक, अर्थात एम्पलीफायर। एम्पलीफायर कई बार आवाज को बढ़ाने के लिए, जो हम माइक में बोलते हैं, माइक में बोलना और लाउड स्पीकर से आवाज का आना, लेकिन जो आवाज बोली गई है वो लाउड स्पीकर में इतनी तेज क्यों आई? क्योंकि बीच में जो कार्य कर रहा है वो एम्पलीफायर कार्य कर रहा है, जिसे हम प्रवर्धक बोलते हैं, जो विद्युत सिग्नल को बढ़ा देता है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण अध्याय है, आप इसको नोट कर लें इन 40 सवालों को। यदि और इसमें कोई बिंदु ऐसा है कि आप जानते हैं और रह गया है तो आप उसको नोट करें। लेकिन खास तौर से जितनी हमारी मेहनत थी, ढूंढ करके हमने 40 सवाल इकट्ठा किए, तरंग अध्याय के आप तक पहुंचा दिए हैं। अब आपकी बारी है कि आप इन्हें पढ़ें, मेहनत करें। निश्चित रूप से यदि परीक्षा में कोई आने वाला क्वेश्चन है तो इन्हीं से होगा। अब मैं अमित तेवतिया आपसे अनुमति लेता हूं। बहुत जल्द मुलाकात होगी। अगला अध्याय ध्वनि, अर्थात हम लेकर के हाजिर होते हैं यांत्रिक तरंग। तो आप पढ़ते रहें, मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।